हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट। पूरा का पूरा कैश मैनेजमेंट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। आओ, बहुत छोटा सा और मासूम सा चैप्टर है, साथ साथ पूरा खत्म हो जाएगा कैश मैनेजमेंट। ठीक है, सब कुछ ओके है, एकदम बढ़िया चल रहा है, बता देना बेटा। आओ देखते हैं। सबसे पहले है बेटा मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो कैश मैनेजमेंट में होगा क्या, आपको बनाना पड़ेगा कैश बजट। ठीक है, जैसे घर में मम्मियां भी बनाती है, आप भी बनाओगे कैश बजट। कैश बजट का सीधा सा मतलब कहां से पैसा आया, कहां पर पैसा गया, लास्ट में मुझे कितना पैसा अपने पास रखना है, बस खत्म हो गया। इतना ही चलेगा बस। ठीक है, तो आप बनाओगे कैश बजट। कैश बजट में एक तरफ दिखा देना सारी की सारी रिसीट, एक तरफ रिसीट आ जाएंगी, एक तरफ आ जाएगी बेटा सारी की सारी पेमेंट। स्टार्टिंग में लिखना ओपनिंग बैलेंस, लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। खत्म हो गया। बस सर इतना ही है? हाँ सर इतना ही है। आगे बढ़ो, यहां तक सही है। टेक एक्शन फॉर कमिंग पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बजट, और फिर उस बेसिस पर आप कैश बजट की जो भी आपको एक्शन लेने हैं आप वो एक्शन ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आगे चलेंगे, यहां तक सही है। अब सिचुएशन समझो बेटा, सिचुएशन क्या है। जैसे मेरा बजटेड कैश बैलेंस जो है वो कम है डिजायर से। मतलब ध्यान से सुनना, नीचे सारे केस आ रहे हैं, पहले केसेस दिखा देता हूं। आओ नीचे केसेस देखो, केसेस से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बजटेड कैश बैलेंस मेरा आ रहा है 10,000, जबकि मुझे चाहिए था 12। ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो इस वाले महीने में राखी आ रही है, आगे और फेस्टिवल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा तो था कि मेरे पास 1 लाख रुपया हो, बट 1 लाख है नहीं, अभी 60,000 पड़ा है मेरे पास, तो मेरे को 40,000 की और अरेंजमेंट की जरूरत है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, अरेंजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, सोचा है 10,000, रखा हुआ भी 10,000 है, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, जितना सोचा उतना ही पाया। सोचा था 13,000 और डिजायर कैश बैलेंस है 11,000। अब ये वाला केस समझना, ये वाला केस क्या है। ठीक है, डिजायर का मतलब होता है 11, मतलब सोचा था 11, सोचा था 11, रखा हुआ है 13। 2,000 उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दो, एसआईपी कर दो, आरडी खुलवा लो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर लो मार्केटेबल सिक्योरिटी में, जहां से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए वापसी। इतना क्लियर है? इतना बताओ, इतना क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने सोचा कितना था, जैसे पहले वाले केस में सोचा था 12,000 का कैश, रखा हुआ है 10,000, बाहर से पैसा उठा करके लाऊंगा। सोचा था 10,000, रखा हुआ 10,000 है, कोई एक्शन नहीं। सोचा था 11,000, रखा हुआ है 13,000, बाकी का इन्वेस्ट कर दो। यही बात आपके ऊपर लिखी हुई है। आओ जल्दी से इसी बात को पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझते चलना। तो सबसे पहले बोला अरेंज कैसे करोगे कैश को, तो अरेंज करने के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचोगे या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी से अरेंज करोगे। ठीक है, अगर बजटेड और डिजायर बराबर है कोई एक्शन नहीं लेना, बजटेड ज्यादा है तो इन्वेस्ट कर दो सरप्लस कैश को। इन्वेस्ट करने का मतलब सिक्योरिटी वगैरह खरीदना होता है। ठीक है, अब देखो सर कैश बजट का फॉर्मेट, ये ऐसा फॉर्मेट होता है बेटा। अब इस फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा, कोई भी 3 महीने हो सकते हैं। कभी कभी आईसीएआई आपको टोटल निकालने को भी बोलेगा, और टोटल में एक बात बता देता हूं, बच्चों की यहां गलती होती है ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, अभी समझा दूंगा गलती क्या होती है। सुनो, तो परफॉर्मा कैसा है, पूरे परफॉर्मा को देखना। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्मेट रहे। ये लो, अब आपके सामने रहेगा। वो 3 महीने का बोले, वो 6 महीने का बोले, वो जितना भी बोलेगा हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस, जिसका ओपनिंग बैलेंस है वो दे रखा है। ठीक है सर, अब इसके बाद इसमें डालो जैसे कैश से कितना पैसा आया, कैश सेल से कितना पैसा आया, क्रेडिट सेल से यानी डेटर से कितना पैसा आया, अदर रिसीट कितनी आई, सबका कर लो टोटल। सबका टोटल कर लिया? हाँ सर सबका टोटल। अब पेमेंट, जैसे कैश परचेस, रॉ मटेरियल को कितनी पेमेंट करी, सेल पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी, सैलरी ऑफ वेजेस, वेजेस जो है उनको, ओवरहेड, जितने खर्चे हैं सारे लिख दो, टैक्स पेमेंट है कुछ भी है सब खर्चे लिख दो। अब आ जाएगा लास्ट में टोटल, इसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। मेरे पास बैलेंस इतना बचा हुआ है। ओपनिंग ले लिया, जहां जहां से पैसा आया वो ले लिया, माइनस कर दो जहां जहां पैसा जा रहा है। वैसे तो मैक्सिमम बार आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, क्लोजिंग बैलेंस मेरा आया 10,000, क्लोजिंग बैलेंस आया 10,000, बट क्वेश्चन में लिखा है मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए 40,000 का, तो मैं अरेंजमेंट ऑफ कैश से 30,000 रुपए और लाऊंगा, बाहर से बोरो करके लाऊं या जैसे भी लाऊं। ठीक है, अब इस 40,000 को रख दो अगले साल का ओपनिंग। अगर 40,000 अगले साल का ओपनिंग है, सारी डिटेल डालो, सारी डिटेल डालने पे मान लो इसका क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है 50,000, अभी भी मान लो 40 ही रखना है,
50, अभी भी 40 रखना, तो अब मैं 10,000 को पे कर दूंगा, मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, या जो पहले की कोई बोरोइंग है उनको पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेस रखा हुआ था। बस इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी है यहां तक तो बताओ? सही है, यहां तक सब सही है। अब एक बात समझना, अगर आईसीएआई कभी भी आपको बोल दे साथ में टोटल भी बताओ, तो ध्यान रखना बेटा, ओपनिंग बैलेंस का टोटल बाहर नहीं लिखा जाता, ओपनिंग का नहीं लिखा जाता। जैसे अक्टूबर से दिसंबर है तो ओपनिंग तो अक्टूबर का आएगा ना, तो यहां पे बस अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। सेम क्लोजिंग बैलेंस लास्ट वाले खाली दिसंबर का रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बाकी सबका टोटल चलेगा, बाकी सबका टोटल होगा, रिसीट का, पेमेंट का, सबका। बट ओपनिंग बैलेंस हमेशा महीने का जो पहला महीना होगा सिर्फ उसका ओपनिंग लोगे, टोटल नहीं। सेम क्लोजिंग भी बस उसका क्लोजिंग लोगे जो लास्ट वाला है। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, सब परफेक्ट चल रहा है, एकदम सब परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। चल सकते हैं आगे? आगे चले, आओ बेटा। अब यहां से आगे चलते हैं, इतना तो हमारे को समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके ऊपर आईसीएआई का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है 8 है। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आओ देखना क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आराम आराम से, बहुत धीरे आराम से। The following information relate to Zeta Limited, a publishing company. The selling price of a book is 15. Selling price कितनी है बेटा? 15 है बुक की, ठीक है। And sales are made on credit. Sales जो है made on credit है through book club and invoice on the last day of the month, ठीक है। जो लास्ट पे होगा, इनवॉइस जो होगी वो महीने के आखिरी दिन पर होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है 5 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, मतलब टोटल मिलाकर के जो कॉस्ट जा रही है 5 रुपए मटेरियल की, लेबर की 4 और ओवरहेड की 2, टोटल कॉस्ट मिला लो 11 हो गई, मतलब 4 रुपए का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, आगे पढ़ना। सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर ने क्या बोला? सेल्स मैनेजर हैज फोरकास्टेड द फॉलोइंग वॉल्यूम्स, मतलब नवंबर से लेकर के अगस्त में इतनी इतनी किताबें बिकेंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नवंबर से अगस्त में इतनी किताबें बिकेंगी। ठीक है, आगे पढ़ो। कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू पे एज फॉलो, 1 मंथ आफ्टर सेल 40%, 2 मंथ आफ्टर सेल 60%। मतलब इसको ऐसे समझो, अगर आपकी नवंबर में कोई सेल हुई है ना, तो नवंबर की सेल का पैसा दिसंबर में मिलेगा 40% और जनवरी में मिलेगा बाकी का 60%। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है बिल्कुल। हाँ, दूसरा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई भी सेल फरवरी में हुई है तो फरवरी का 40% आपको मार्च में मिलेगा, फरवरी का 60% आपको अप्रैल में मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, या क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, यहां तक सही है सब कुछ। आगे चले, आगे सुनो। द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक 2 मंथ बिफोर दे आर सोल्ड। कह रहा है आप कब बनाओगे बुक्स को? 2 महीने पहले बनाओगे, जब वो बिक रही हैं। मतलब ये तो सेल वाली बात हो गई। अब नीचे देखो, अगर नवंबर में किसी किताब को बेचना है तो आप इस किताब को सितंबर में बनाओगे, ना तो अक्टूबर में, सितंबर में, 2 महीने पहले बनेगी। ठीक है, एंड द क्रेडिटर फॉर मटेरियल आर पेड 2 मंथ आफ्टर प्रोडक्शन। अरे तो भाई सीधा सीधा ही लिख देता ना, जिस महीने की सेल है उसी महीने में प्रोडक्शन के पैसे जाएंगे, इसको सीधा सीधा लिखना चाहिए था। ये देखो बात समझना, मैं आपको बोल रहा हूं, एक आ गया अक्टूबर, एक आ गया नवंबर, एक आ गया दिसंबर। दिसंबर में जो भी किताबें बिकेंगी वो बनेगी कब? अक्टूबर में। प्रोडक्शन अक्टूबर में होगी, लेकिन रॉ मटेरियल वालों को पैसे दोगे यहां से 2 महीने बाद, तो दिसंबर में तो जाएंगे। तो सीधा लिख देता जिस महीने की सेल है उसी महीने में प्रोडक्शन के मटेरियल के पैसे जा रहे हैं, बट वो ऐसे लिख करके आपको नहीं देगा। ठीक है, आगे पढ़ना, आगे क्या लिखा है? वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल। सबसे पहले तो बोला आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन, मतलब नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगी। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट मंथ का मतलब अक्टूबर की पेमेंट नवंबर में, नवंबर की पेमेंट दिसंबर में, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, सही है। और साथ में लिखा हुआ है कि अप्रैल से 25% का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, 75% ऑफ वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, 25% इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब ये भी बता दिया जितनी वेजेस है, जैसे नवंबर की कोई भी वेजेस होंगी तो जब भी प्रोडक्शन हुई है 75% तो वहीं पे हो जाएगा, अगले महीने 25% जाएगा। ठीक है सब, आगे आओ। अब वेज इंक्रीज ऑफ 12.5% विल टेक प्लेस ऑन 1 मार्च। तो वेरिएबल ओवरहेड अलग दे दिया और वेजेस का अलग दे दिया। वेरिएबल ओवरहेड के लिए बोला हमेशा अगले महीने में पे होगा, पहली बात। दूसरी बात, अप्रैल के महीने में 25% बढ़ेगा, खत्म हो गया। वेजेस के लिए बोला जिस महीने में प्रोडक्शन हो रही है उसी महीने में 75% पे करोगे, 25% आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 मार्च से 12.5% बढ़ेगा। तो एक खर्चा मार्च में बढ़ रहा है, एक खर्चा अप्रैल में बढ़ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है,
द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग, विल सेल वन ऑफ इट्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन मई 25। तो मई में आप 25,000 की एक प्रॉपर्टी बेचोगे, तो ये तो हो गया रिसीट। पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी 25,000 में मिलती है, बट रिसीट है। बट इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग प्रेस इन मई में एक खर्चा भी आ रहा है, ये नॉर्मल एक्सपेंस हो गया मई का। डेप्रिसिएशन करंटली 1,000 है, मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है। विल राइज 1500 आफ्टर द परचेज ऑफ न्यू मशीन, इररेलेवेंट। डेप्रिसिएशन का हमारे केस में कोई काम नहीं, कैश बजट में कोई काम नहीं है, ठीक है। कंपनी का टैक्स है जो मार्च में पे होगा तो एक्सपेंस है, ठीक है। और कंपनी का अभी जो कैश बैलेंस चल रहा है 31 दिसंबर को वो 1500 चल रहा है। आपको बजट बनाना है, कैश बजट 6 महीने का, जनवरी से लेकर के जून का बनाना है, ठीक है। जनवरी चालू करोगे, जनवरी के बाद फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा। तो 31 दिसंबर दैट मींस ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है 1500 रुपए। ओपनिंग बैलेंस है 1500 रुपए, ठीक है। अब हम सारी डिटेल डालनी चालू करेंगे। अब आप बोलोगे सर जनवरी है तो पहले का डाटा क्यों दे रखा है? बेटा नवंबर का डाटा इसलिए दे रखा है क्योंकि नवंबर की कुछ सेल दिसंबर में मिल जाएगी, कुछ सेल जनवरी में मिलेगी। सेम वैसे दिसंबर की जो सेल है कुछ पैसा जनवरी में मिलेगा, कुछ पैसा फरवरी में मिलेगा। तो मेरे को सारे वर्किंग नोट बहुत अच्छे से बनाने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। मेरे साथ साथ आओ देखो, सबसे पहले सेल को समझते हैं। सेल बहुत आराम से समझना। मैंने नवंबर से लेकर के सारी सेल लिख दी, मेरे को सारी की सारी सेल दे रखी है। देखो नवंबर से लेकर के सारी सेल मैंने लिख दी, और सिर्फ जून तक की लिखना। क्यों सिर्फ जून तक की आएगी? क्योंकि मेरे को जून तक बनाना है, तो उसके आगे की सेल तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। जहन में सेम आया था क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है ना, रिपीट हो जाएगा। अच्छे से करते हैं, सुनो। सेल ले ली और सेलिंग प्राइस था 15, पहले मल्टीप्लाई करके सेल निकाल लो। और जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा बेटा मैं मानूंगा क्रेडिट सेल। आप देख रहे हो मैंने आईसीएआई के क्वेश्चन ही वो उठा रखे हैं, या तो जो पेपर में आए हैं या जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं, आप वो कर लो। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सेल निकाल ली। अब देखो सेल कितनी आसानी से हो जाएगी, यही हमने सीखा था। नवंबर का 40% तो आएगा दिसंबर में, बाकी 60% आएगा जनवरी में, ठीक है सर। सेम दिसंबर का 40% आएगा जनवरी में, 60% आएगा आगे जाकर के। बस यही काम आप करते रहो। जनवरी का 40% यहां आएगा और बाकी 60% जाएगा नेक्स्ट महीने में। बस ऐसे ऐसे करके अब आप दिखा दो। जैसे आप दिखा दोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल जनवरी से लेकर जून में इतना पैसा आएगा। अब ये पता चल गया जनवरी से जून, जाओ कैश बजट में, और कैश बजट में सबसे पहले ये सेल लिख दो। सेल लिख दिया। सेल के अलावा एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी जो आप मई में बेच रहे थे 25,000, ठीक है। तो ये तो खत्म ही हो गया। नीचे आता हूं, प्रिंटिंग प्रेस खरीद रहे थे और एक टैक्स था। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, इनको तो छोड़ दो, यहां तक तो सब ठीक है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वगैरह निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ये सब ऐसे ही कर रखा है। ये सब उन्होंने क्वेश्चन में मांगा भी नहीं है। क्वेश्चन में बस ये बोला कैश बजट बना दो, तो अपन को कैश बजट बनाना है। तो कैश बजट में ये अपने को समझ में आ गया। अब आ गया हो सेल रिसीट हो गई। अब मटेरियल देखना क्या बोला था। मटेरियल में क्या बोलता, पेमेंट फॉर मटेरियल बुक प्रोड्यूस 2 मंथ बिफोर सेल। तो जब भी सेल हो रही है उससे 2 महीने पहले किताब बनेगी। तो क्वांटिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, बात समझना। नवंबर में कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी जो जनवरी में बिक रही है। अब देखो जनवरी में बिक रही है 1000, तो ये जो है ये बनेगी कब, ये नवंबर में बनेगी। जो फरवरी में है ये दिसंबर में बनेगी। जो मार्च में है ये आपकी जनवरी में बनेगी। जैसे चेक कराता हूं, देखो मार्च में 1500 बेच रहे हो, तो देखो ये जनवरी में बना रहे होंगे, जनवरी में बना रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन की क्वांटिटी लिख लो, क्योंकि प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो वेजेस में भी काम में आएगी और वही बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स में भी काम में आएगी। लिख ली? हाँ लिख ली। अब आप इसकी पेमेंट कैसे करोगे, सुनो। पहले क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया रॉ मटेरियल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब सही है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये 5000 आ रहा है, नवंबर वाले की पेमेंट आप करोगे वही 2 महीने बाद जनवरी में। मतलब जनवरी में सेल हो रही थी, जनवरी में ही पेमेंट है, बस बोलने का तरीका अलग है। पहले 2 महीने पहले बना रहा हूं, पेमेंट 2 महीने बाद कर रहा हूं, ठीक है। दिसंबर की पेमेंट होगी फरवरी में, जनवरी की पेमेंट होगी मार्च में, ऐसे ही चलते चलो। जैसे अप्रैल की पेमेंट होगी जून में। ये आ गई फाइनली पेमेंट। पेमेंट उठाओ और कैश बजट में लिख लो। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मटेरियल का तो रेट भी नहीं बढ़ रहा था। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सही है सब कुछ? क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से समझना। आगे देखो, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड में क्या करोगे बेटा, वेरिएबल ओवरहेड में अप्रैल से रेट बढ़ रहा था। सबसे पहले क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये ऊपर से उठाई अबव। ये मटेरियल से आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस उठा ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक रेट चलेगा 2। अप्रैल में रेट बढ़ गया था 25%। अगर 25% बढ़ गया तो 2 का प्लस कर दो 25%, ये आ जाएगा 2.5, ठीक है।
2 का प्लस कर दो 25%, 2.5 आ गया, अब ये आ गया। अब इसकी पेमेंट कर दो। वेरिएबल ओवरहेड में सीधा सीधा बोला था अगले महीने पेमेंट करते जाना, अगले महीने। तो मेरे लिए काम का क्या है, मेरे लिए काम का है जनवरी से जून, जनवरी से जून उठाओ डाल दो। लास्ट आते हैं वेजेस पे। अब वेजेस समझो, वेजेस थोड़ा ध्यान से समझना। पहली बात तो 1 मार्च से रेट बढ़ा था, 1 मार्च से रेट बढ़ा दो, 4 प्लस में 12.5%, 4 के साथ बढ़ा था 12.5%, 4 प्लस में 12.5%, 4.5 हो गया, ठीक है। अब बोला क्या था, बोला था जिस महीने में हो रहा है उस महीने में कुछ परसेंट जाएगा। वेजेस के लिए क्या बोला था, एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं। वेजेस 75% बोला था और बाकी 25% नेक्स्ट महीने में बोला था। तो देखो इसका 75% यहां पे हुआ और बाकी का 25% आपका नेक्स्ट महीने में गया। 6000 का 75% यहां पे हुआ, बाकी नेक्स्ट महीने में गया। 75 यहां, बाकी नेक्स्ट महीने, और फिर लास्ट में ले लेना जनवरी से लेकर के जून तक का। जैसे ले लोगे बस ये आप यहां पे लिख दो पेमेंट और फिर आ जाएगा। अच्छा एक बात बता रहा हूं, सारे महीने का एक साथ नहीं निकाला जा सकता, बाकी सारी डिटेल डाल दो। सबसे पहले यहां पर आप ओपनिंग लिखोगे। ओपनिंग किसका लिखोगे, जनवरी का, अगर ओपनिंग कोई दे रखा होता, वैसे यहां ओपनिंग दे नहीं रखा, ओपनिंग लिखोगे, ये क्लोजिंग आएगा। अब ये क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। इन्होंने बना के दिखाया नहीं है, आप बना करके दिखा देना, वो ज्यादा सही है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म। बताओ जी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी है, बहुत आसान क्वेश्चन था। दिखने में क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, मैं खुद बता रहा हूं बेटा, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है हर 3-4 अटेम्प्ट में एक बार आ जाता है, और आता है तो बहुत अच्छे मार्क्स का आता है, 5-5, 10-10 नंबर का आता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, ठीक है। आगे चल सकते हैं ना। गिवन, जैन का ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, बिल्कुल गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे, अदरवाइज हमेशा गिवन होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस। यहां तक हो गया सब कुछ, ठीक है। आओ आगे चलेंगे यहां से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। यहां तक सब कुछ हो चुका अपना, अब करेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार, मजा आ जाएगा। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 22 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेल दी है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, ठीक है। आपको बजट बनाना है फ्रॉम अप्रैल 22, अप्रैल 22 से अगले 6 महीनों का, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक का बनेगा, सितंबर के आगे नहीं बनेगा, ठीक है। आगे आओ। वेजेस एंड सैलरी आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल। ये तो आपको वेजेस और सैलरी सीधी सीधी दे दी, सीधी सीधी दे दी, ठीक है। जो भी सेल है 80% क्रेडिट में है, 20% कैश में है, तो हर बार का सेल का जो 20% होगा वो तो उसी महीने मिलता जाएगा, ठीक है। हर बार की सेल का 20% तो उसी समय मिलता जाएगा। पहले आपको ये दिखा देता हूं, ये देखो जितनी भी आपकी सेल है, देखो आपने ये सेल लिख रखी है, तो जितनी भी सेल है, यहां जाता हूं कैश सेल में, सीधा सीधा दिखा देना। जैसे अप्रैल की सेल ऊपर दिखाऊं, अप्रैल की सेल है 80, इसकी सेल है 60, इसका 20% तो उसी महीने में मिलेगा। ऐसे कैश सेल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, ठीक है। ठीक है सर, आगे पढ़ो, और क्या बोला है। 75% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ और बैलेंस इन 2 मंथ आफ्टर द सेल, देयर आर नो बैड डेट। तो जो क्रेडिट सेल आएगी उसका वही काम करना, 75% पहले महीने में, बाकी 25% नेक्स्ट महीने में, ठीक है। जैसे एक बता देता हूं, जनवरी की सेल है 1 लाख रुपए, तो जनवरी की जो सेल 1 लाख है, पहले तो क्रेडिट सेल निकालो, तो जनवरी की सेल की क्रेडिट सेल आ जाएगी 80,000। अब 80,000 में से 75% आपको मिलेगा फरवरी में और 25% आपको बाकी का मिलेगा बेटा मार्च में। इस तरीके से बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ। परचेज अमाउंटेड टू 80% ऑफ सेल एंड आर मेड ऑन अ क्रेडिट एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल। मतलब क्या बोला है, जिस महीने में सेल करनी है उससे 1 महीना पहले आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे समझो, जैसे फरवरी है तो फरवरी की जो भी सेल होगी उसकी परचेज आएगी 80%, और ये पे कब होगी, ये जनवरी में, मतलब एडवांस में पे हो रही है। जैसे फरवरी की सेल देखो, फरवरी की सेल कितनी है 120, 120 का 80% करोगे 96 आएगा, और 96 की पेमेंट जनवरी में हो रही होगी, दिखा देता हूं। 96 की जो पेमेंट हो रही होगी वो जनवरी में हो रही होगी आपकी, ठीक है। बाकी एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं और कुछ भी लिखा है क्या। बस यही लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड तो परचेजेस से रिलेटेड तो यही लिखा हुआ है हमारे में, है ना। परचेजेस अप्रैल में जून, अच्छा अपने को तो अप्रैल से बनाना ना, तो मैं जनवरी का क्यों देख रहा हूं, अप्रैल का देखो। जैसे मई की देखो, मई की 60,000 है, हाँ बिल्कुल, मई की है 60,000। अगर मई की 60,000 है तो उसका 80%, इसका 80% आएगा 48,000, और पेमेंट कर रहे होगे अप्रैल में। आओ अप्रैल में देखो 48,000 हो रहा है क्या, बिल्कुल अप्रैल में देखो 48,000 आ रहा है। वैसे ही जून का जो होगा 80%, उसकी पेमेंट मई में करोगे, इस तरीके से चलते जाना, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या, यहां तक सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल ठीक बेटा, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ। द फर्म हैज 10% डिवेंचर, 1,20,000 के इंटरेस्ट जा रहा है जनवरी में और अप्रैल में, एंड सो ऑन। मतलब हर 3-3 महीने में जा रहा है, तो अप्रैल में जाएगा, फिर मई जून छोड़ दो, जुलाई में भी जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल और जुलाई में जाएगा 10-10%। देखो
अप्रैल और जुलाई में जाएगा इंटरेस्ट 10-10%, और महीनों का लेना 3-3 महीनों का लेना, पूरे साल का 12 मत लेना, 3-3 महीनों का जाएगा। ठीक है सर, आगे आओ। फर्म इज टू मेक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जुलाई में पेमेंट कर देना, और फर्म को हमेशा बैलेंस रखना है 20,000, अगर उससे ज्यादा होगा तो कहीं इन्वेस्ट कर देना, उससे कम होगा तो बाहर से बोरो कर देना। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो सेल तो हमें समझ में आ गई, अब सेल के साथ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20,000, क्योंकि हर बार 20,000 रखना है तो ओपनिंग भी 20 होगा, क्योंकि पिछले महीने का क्लोजिंग 20 होगा, 20 ले लिया। तो ये हो गया टोटल कैश अवेलेबल। टोटल कैश में सिर्फ कैश सेल आई और कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया। परचेज समझ आ गया, वेजेस सैलरी खुद दे रखा है, सीधा सीधा वेजेस सैलरी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट हो गया, टैक्स पेमेंट, ये हो गई सारी पेमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो भाई, मेरे पास कैश अवेलेबल है पहले महीने में 1,44,000, और पेमेंट करने के बाद पेमेंट है 60,000 की, और 20,000 का मेरे को क्या रखना है, कैश बैलेंस। ऐसे समझना, 60,000 की पेमेंट है, 20,000 का कैश बैलेंस रखना भी है, तो टोटल कैश चाहिए 80, रखा हुआ है 144, चाहिए 80, बाकी का उठा करके सरप्लस है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अगले महीने फिर से ओपनिंग आ जाएगा 20, अब अगले महीने है 1,08,000, और सब कुछ मिला करके मुझे चाहिए 92, तो अभी भी सरप्लस है, मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा, और जहां पर डेफिशिएट आएगा उतना उतना आप बाहर से बोरो कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये भी बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस ये निकालना है, जो सरप्लस होगा उसे इन्वेस्ट कर दो, जो डेफिशिएट होगा वो आप क्या करते चलोगे, बाहर से बोरो करते चलोगे। उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी क्वेश्चन नहीं देता। सही है, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट। थम्स अप दे दो बेटा, क्या सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? एक बार बता दो, 20-21 मिनट में हमारा यहाँ तक बहुत अच्छे से हो गया, 2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया देख लिया अपन ने। बोलो कोई डाउट है, क्लियर है सब कुछ? बोलो बेटा। फिर एक स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, और बहुत बढ़िया स्पेशल क्वेश्चन है, बताओ करें क्या? मैं जब तक पानी भर रहा हूँ आप एक बार मेरे को बता दो, ग्लास में पानी भर लेता हूँ, चैट में बताओ सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? चल सकते हैं आगे, सब बढ़िया परफेक्ट चल रहा है एकदम? आओ बेटा, यहां तक सही है सब? सही है सर, आप इतने स्मार्ट कैसे हो? थैंक यू बच्चों, आओ। ठीक है, क्या इतना स्मार्ट लग रहा हूँ क्या आज मैं? अरे बहुत ही बढ़िया, आज तो मैं खुद को बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। आओ आगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 8, यू आर गिवन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ईयर 1 का डाटा, ईयर 2 का डाटा, पहले आराम से डाटा पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है बेटा, रॉ मटेरियल दिया है, स्टोर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाय सेल्स बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, मिसलेनियस इनकम बता दिया, क्वेश्चन नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहीं पर बना दूंगा ईयर 3 का डाटा, मैं ईयर 3 का पीएनएल बना दूंगा, उसने मेरे से वही मांगा है। देखो नीचे क्या बोला है, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 12 करोड़ इन ईयर 3, तो मैंने यहाँ पर सेल्स लिख दी, सेल तो आ रही है भाई मेरी 12 करोड़। ठीक है, एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 50 लाख बिसाइड अदर चार्जेस। ठीक है, अदर एक्सपेंस जो है वो 50 लाख से बढ़ जाएंगे। तो अदर एक्सपेंस देखो, आपको सारा डाटा ईयर 2 के बेसिस पर लेना है। ईयर 2 में अदर एक्सपेंस है 1 लाख के, यहाँ पर अदर एक्सपेंस हो जाएंगे मेरे 1 करोड़ के हैं, 50 लाख से बढ़ जाएंगे तो 1.5 करोड़ हो जाएंगे। ये हो गया 1.5 करोड़। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, assume sale and purchase are in cash term, the closing stock is expected to go up by the same amount as between year 1 and 2। कह रहा है ईयर 1 से 2 में देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ा है, ईयर 1 से 2 में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है बेटा 50 लाख से। अगर 50 लाख से ईयर 1 से 2 में बढ़ा है तो 2 से 3 में भी 50 लाख से बढ़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आना, कंपनी यूजेस 75% ऑफ कैश जनरेटेड टू सर्विस अ लोन, वो सब फालतू बातें छोड़ दो। हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ ना आपको एक बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना बहुत आराम से सुनना। ये आईसीआई का स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें अगर वो मुझे ईयर 1 का डाटा नहीं भी देगा तो भी मेरा काम हो सकता है, क्योंकि मैं पीएनएल बना रहा हूं 3rd ईयर का, मैं पीएनएल बना रहा हूं 3rd ईयर का ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 2। आईसीएआई ने भी ये काम करा है, और ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आरटीपी एमटीपी में आ रखा है, तो हमें भी ईयर 2 के बेसिस पे ईयर 3 बनाना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो इसलिए मैंने ईयर 1 का सारा डाटा हटा दिया और बाकी सारे डाटा पे मैं फोकस रख रहा हूं। सुनना, सबसे पहले सेल थी 10, मेरे में सेल आ गई अलग से। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ही दिखा दूंगा, इसलिए अभी रुक जाओ। पहले मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम 10 लाख है, मैंने यहीं पर दिखा दी मिसलेनियस इनकम कितनी, 10 लाख रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्रेडिट साइड सारा कुछ हो गया। अब देखो, आप निकालो ईयर 2, ईयर 2 का रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना आ रहा है, कंजम्पशन कैसे आएगा, 1 करोड़ ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल है 4 करोड़, टोटल हो गए 5, और 5 में से 1.5 का माइनस कर दो तो यहां पर आएगा 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ की कंजम्पशन है जब 10 करोड़ की सेल थी। देखो आगे 10 करोड़ की सेल है, मतलब मोटा मोटा बोलूं तो 35% कंजम्पशन है, 35% सेल का। तो मेरे केस में कंजम्पशन कितनी हो जाएगी बेटा,
मेरे केस में कंजम्पशन हो जाएगी 12 करोड़ का 35%। 12 करोड़ का ले लो 35%, कंजम्पशन लेना 12 करोड़ का 35% कितना होगा, 12 का 35% 4.2, ये आ गया 4.2, ये हो गया। अब स्टोर देखो, स्टोर भी वेरिएबल है, कैसे पता चले वेरिएबल है, पहले कुछ और थे अब बढ़ गए। तो अब देखो ये है 1 करोड़ 20 लाख, सेल कितनी थी 10 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख के हैं जब सेल थी 10 करोड़ की, मतलब कितने, शायद 12%, 12% हो गए ना, हाँ ये 12% हो गए। तो अब हमारी सेल है 12 करोड़, तो 12 करोड़ के हिसाब से 12% ले लो, 12 करोड़ का 12% लेना 1.44 करोड़। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया, आप सारी वैल्यूज निकालते जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी देखो बढ़ रहे हैं, मतलब ये भी वेरिएबल होंगे। तो 10 करोड़ पे ये है 16% है ना, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग, ये भी 16% आएगा। तो मेरी सेल है 12 करोड़, 12 करोड़ का ले लो 16%, ये आ गया 1.92 करोड़। ठीक है, और डेप्रिसिएशन तो फिक्स है, देखो 1 लाख का 1 लाख है, ये ले लो 1 लाख प्रॉफिट आ जाएगा, इस हिसाब से करेंगे। और कंजम्पशन के अंदर ही जो स्टॉक बढ़ना था 50 लाख से, वो भी बढ़ चुका है, अपने आप बढ़ गया है, मेरे को कुछ नहीं करना, बस अब उस 50 लाख का कैश मेरे को पे करना पड़ेगा, बाद में वो करके दिखा दूंगा। आओ पहले इतना मैच करते हैं, क्या इतना सही है क्या। देखो आप ईयर 2 को छोड़ो, आप ईयर 3 को देखना, ईयर 3 में 12 करोड़ और मिसलेनियस इनकम 10 लाख, क्या हमारी भी आ रही है 12 करोड़ और 10 लाख। ठीक है, इधर आओ, 4.2 स्टोर है 1.44, चेक करते हैं 4.2 1.44 1.92, ये 1.5 लाख, देखो सब यही आ रहा है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन 1 लाख, डेप्रिसिएशन आ गया 1 लाख, नेट प्रॉफिट आ गया। तो ईयर 2 का डाटा नहीं भी बनाओगे, सीधा ईयर 3 बनाओगे तो भी चल जाएगा, ईयर 1 का कोई काम नहीं है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ध्यान से सुनना। ठीक है, प्रॉब्लम ध्यान से सुनो बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे एफएम से पहले कॉस्ट पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब वो एफएम से पहले कॉस्ट पढ़ते हैं तो पता है वो क्या कहते हैं, कहते हैं सर आप ऐसे वेरिएबल क्यों बोल रहे हो कि कोई खर्चा वेरिएबल है, आपको तो ये बोलना चाहिए ये सेमी वेरिएबल है। क्यों सेमी वेरिएबल, देखो जैसे अगर मैं स्टोर की बात करूं तो ऊपर लेंगे डिफरेंस इन कॉस्ट, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो डिफरेंस इन कॉस्ट है 20 लाख, और नीचे लो डिफरेंस इन सेल, डिफरेंस इन सेल है 2 करोड़। इस तरीके से आप निकालो वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन और फिर निकालो फिक्स कॉस्ट। हमें तो ऐसे करना चाहिए, नहीं बेटा, आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल जैसा कुछ माना ही नहीं है, आपको भी नहीं मानना, अपने आप में बहुत बढ़िया और एक अलग क्वेश्चन है। सिंपल ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है वो बता रहा हूं, देखो आपको ध्यान क्या रखना है वो समझना। कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें 2 पीएनएल दे रखे हैं, एक ईयर 1 का एक ईयर 2 का, ईयर 1 ईयर 2, तो ईयर 1 का कोई काम नहीं है अगर मेरे को ईयर 3 बनाना है तो, बस ईयर 1 का एक काम है ये देखने के लिए कि कोई खर्चा फिक्स है क्या, अगर फिक्स है तो यहां पर भी फिक्स आ जाएगा। बट अगर कोई भी खर्चा हल्का सा भी बड़ा है तो इसकी परसेंटेज ईयर 2 की सेल पे निकाल लो और उतनी परसेंटेज आप अपने ईयर 3 की सेल से देख लो कितना आ रहा है। ठीक है, बस इस बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन में देखो एक बात और बोलिए, क्या बोला है, आपने पीएनएल बना दिया, आगे बोला कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, तो रोकड़ा पूछा है, रोकड़ा कैश कितना आएगा, कैश पूछा है तो अपन कैश के लिए क्या करेंगे, सुनो ईयर 3 में नीचे करके दिखा रहा हूं, सुनना, ईयर 3 में सबसे पहले मेरे पास बचा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट बचा बेटा 204 लाख का, 2 करोड़ 4 लाख लिख लो या 204 लाख का प्रॉफिट बचा। सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा था प्रॉफिट के लिए, बट उससे कैश कुछ नहीं जाता, गले से पैसा कुछ नहीं जा रहा, तो वो एड बैक होगा। ठीक है, और 50 लाख से मेरा स्टॉक बढ़ा था तो 50 लाख माइनस भी तो करोगे, जैसे आप सबने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है, अगर करंट एसेट बढ़ेगा मतलब पैसा गया है, तो ये भी तो सेम बात है, 50 लाख से आपका जो है स्टॉक बढ़ा है तो पैसा जाएगा ना, तो 204 में इफेक्टिवली मतलब 50 बढ़ जाएंगे तो 254 लाख का कैश आ जाएगा। ये देखो सही है, बस इस तरीके से करके दिखा देना, बाकी नीचे वर्किंग नोट है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, बहुत सिंपल बहुत आसान, मजा आ गया। ठीक है, एक बार बताओ बेटा क्लियर हुआ क्या पूरा क्वेश्चन, कोई डाउट कोई परेशानी है तो बोलो, या बिल्कुल क्लियर है तो आगे चलें। यहां तक क्लियर है क्या सब कुछ, बोलो बेटा। ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ और अभी तक हमने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, आगे चलूं यहां से। अब देखो, अब इसके बाद पहले तो मेरे को बस ये छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट समझाने और खत्म हो गया आपका कैश मैनेजमेंट, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। देखो तो एक तो है विल्सन भाई साहब का, एक तो है विल्सन भाई साहब का, इसके ऊपर जो लिखा है अभी समझा दूंगा, पहले विल्सन भाई साहब समझो। इसके हिसाब से कैश बैलेंस में भी बिल्कुल सेम ईओक्यू लगता है, जैसे आपने कॉस्टिंग में ईओक्यू पढ़ा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वहां पे 2 कॉस्ट होती थी, एक ओसी और एक सीसी। अगर आप ओसी को कम करने जा रहे थे तो सीसी बढ़ जा रहा था, सीसी को कम करने जा रहे थे तो ओसी बढ़ जाता था। सेम यहां पर भी होता है, डिट्टो सेम, फॉर्मूला भी सेम है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2AOC,
ठीक है। वहां होता था ऑर्डरिंग और कैरिंग को मिनिमम लाना है, यहाँ पे कैरिंग और दूसरे को ट्रांजेक्शन कॉस्ट बोला है, क्योंकि कैश को कहीं से ऑर्डर नहीं करोगे ना, लेकिन एटीएम से तो निकालोगे, तो एटीएम से निकालने की कॉस्ट है ट्रांजेक्शन कॉस्ट और उसको संभाल के रखने की कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। अब समझो, देखो जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 25 रुपए, मान लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 25 रुपए का मतलब है आप एटीएम से आज जाके 10,000 रुपए निकालो, 1 लाख रुपए निकालो, 5 लाख रुपए निकालो, आपके 25 रुपए लगेंगे, ठीक है सर। तो पूरे साल में अगर 12 लाख चाहिए और मैं एक बार में 1 लाख निकाल रहा हूं तो 12 बार के पैसे लगेंगे। बट पूरे साल में 12 लाख चाहिए, अगर मैं हर बार 1000 निकाल रहा हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट इसकी उल्टी है, अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट निकालोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन एक बार में बहुत सारा पैसा बैंक से बाहर आ गया तो कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई ना, क्योंकि अगर वो बैंक में होता तो ब्याज ज्यादा दे जाता, सही है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम जैसे ओसी और सीसी होती है, तो फॉर्मूला भी सेम है। जैसे यहाँ होता था 2 AOC, यहाँ पर है 2 UPS, पूरा पूरा मतलब सेम। देखो यू का मतलब होगा एनुअल कैश डिसबर्समेंट, जैसे EOQ में क्या होता था, यही लिख देता हूँ। EOQ में होता था ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर होगा एनुअली पैसा कितना चाहिए। ओ का मतलब होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ हो जाएगा एक ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कितनी है। सी का मतलब होता था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पर भी कैरिंग कॉस्ट या उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। सबको सॉल्व कर लो तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो ग्राफ भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, ऐसे ही ग्राफ होता था ना। ये हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग नहीं, क्योंकि ऑर्डरिंग तो नीचे आती है। ये कौन सी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हो गई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और दोनों को मिला लोगे तो ये हो गई टोटल कॉस्ट, ठीक है। बस उसकी assumption दे रखी है जो थ्योरी में काम में आएगी। सीधा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, सीधा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखना, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आपको कोई टॉपिक नहीं आता, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस EOQ को ध्यान में रखना। अगर आपको EOQ आता है तो पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा एक ही बार में। आओ पढ़ते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। K Limited has a quarterly cash outflow of 9 लाख, 9 लाख का क्वार्टरली है, पूरे साल का नहीं है, 9 लाख है। अराइजिंग यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द क्वार्टर, हर क्वार्टर में 9 लाख। अगर हर क्वार्टर में 9 लाख है तो अगर मैं फॉर्मूला 2 AOC के हिसाब से ही लगाऊं तो ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट होता है, ये आ जाएगा 9 लाख। अगर एक क्वार्टर का है तो 4 क्वार्टर का मिला करके हो गया 36 लाख रुपए, ठीक है सर। आगे आओ। कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इट ऑल्सो मीट द डिमांड फॉर कैश बाय पीरियोडिकली सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी आर जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम का मतलब ये हो गई मेरी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी मेरे को, 60 रुपए है पर ऑर्डर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और कैरिंग कॉस्ट जैसे EOQ में तो परचेज प्राइस पर लगती थी, अब पैसे का कोई परचेज प्राइस थोड़ी होता है, तो इसको सीधा ले लेना 12% को 0.12, 12% को 1 रुपए पे निकाल दो 0.12, और पूरे साल का तो है ही है, ठीक है सर, परफेक्ट, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बाउमूल मॉडल लगा रही है, यही है विल्सन बाउमूल, विल्सन भैया थे। टू फाइंड द ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज फॉर कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू कैश, पूरा पूरा क्वेश्चन सेम है। ऑप्टिमम का मतलब EOQ निकालना है, 360 दिन मानने हैं। तो देखो सबसे पहले बोला कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस EOQ जितना होना चाहिए। आप EOQ लिखना मत, बस समझा रहा हूं। EOQ फॉर्मूला है 2AO अपॉन में C। 2A है 36 लाख, O है 60 और C है 0.12 और डाल दो रूट, सोल्व कर दो। ये देखो नीचे देख लो, 2A है 36 लाख, O 0.12, ये आ गया 60,000। सही है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला है नंबर ऑफ कन्वर्जन एवरी ईयर। बेटा कन्वर्जन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं A अपॉन में EOQ, ऐसे निकाले जाते हैं ना नंबर ऑफ ऑर्डर। तो A है 36 लाख और हर बार का EOQ है बेटा 60,000, 36 लाख बाय में 60,000, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ कन्वर्जन आ जाएंगे आपके, देखो 36 लाख और 60,000 कितने आ गए, 60। अच्छा आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे यहां पर इन्होंने ऑप्टिमम नहीं, इन्होंने एवरेज पूछा है। ऑप्टिमम पूछा होता तो EOQ होता, एवरेज क्या होता है, एवरेज आपको पता है, कभी भी एवरेज इन्वेंट्री निकालते हो तो EOQ को 2 से डिवाइड करते हो ना, तो 60,000 को भी 2 से डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा 30,000, क्योंकि जीरो की कोई अहमियत नहीं है। सही है सर, कन्वर्जन भी हो गया। फिर एक और आ रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कन्वर्जन। अब टाइम इंटरवल तो आपको भी पता है, टाइम लैग बिटवीन 2 परचेस क्या होता था, पूरे साल में दिन है 360, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो पूरे साल में 360, नंबर ऑफ कन्वर्जन है 60, तो कितना आ जाएगा 6 दिन। हर 6 दिन में एक बार कन्वर्जन हो रही है। बताइए समझ आया या नहीं आया, है पूरा EOQ कर आओगे क्या, याद आ गए जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, EOQ पढ़ते थे, समझ आया अच्छे से, जब तुम्हारी नाक भा करती थी और तुम मेरे से आके बोलते थे सर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऐसे निकलती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ बताओ बेटा, ऑल गुड, सब सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आओ अब एक चीज खाली और बची है, छोटी सी चीज, वो और बता दूं। देखो
जैसे वर्किंग कैपिटल पूरा चैप्टर है, तो वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल में क्या क्या आता है सुनना ध्यान से। वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल में आता है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, डेटर माइनस क्रेडिटर। ये होती है पूरी ऑपरेटिंग साइकिल की रॉ मटेरियल से लेकर लास्ट में सारा पैसा लेने में टोटल टाइम कितना लगेगा। कैश की साइकिल कितनी होगी, तो कैश की साइकिल में रॉ मटेरियल और WIP को काउंट नहीं करा जाता क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर है, तो कैश की साइकिल में इनको नहीं लिया जाता। कैश की साइकिल होती है नॉर्मली फिनिश गुड से रिलेटेड। फिनिश गुड गोदाम में रखे हुए हैं 30 दिन, ध्यान से सुनना, फिनिश गुड गोदाम में रखे हैं 30 दिन, फिर जो उसे ले गया डेटर उसने पैसा 20 दिन में दिया, टोटल हो गया 50, और मुझे अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है मान लो 10 दिनों में, तो कैश साइकिल हो गई 40 दिन, क्योंकि जो अपने क्रेडिटर को होते हैं उतना मेरे को फायदा मिला होता है, उससे ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल कम हो जाती है। ठीक है सर। अच्छा, कभी कैश टर्नओवर निकालना है कि कैश टर्नओवर कितना होगा, तो ऊपर ले लो 12 महीने या 365 दिन और इसको डिवाइड कर दो कैश साइकिल के पीरियड से, जितना कैश साइकिल पीरियड है। नॉर्मल सी बात है ना, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो होता है सेम ये भी है, ऊपर आएगा 12 महीने या 365 दिन, वहां होता था एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहां पर आ जाएगा कैश साइकिल का पीरियड कितना है। सेम ही तो चीज है। हाँ सर, आओ इस पे भी क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा, पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, खत्म हो गया बस। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का था, ये वाला जो EOQ का क्वेश्चन करा, ये ICI के मटेरियल में नहीं है, ये पेपर में सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, सुनना, यहां तक सब कुछ क्लियर है। आओ अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, लास्ट खत्म, ICI का इलस्ट्रेशन है, सुनना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइन ट्रेडिंग कंपनी। पेपर में आ सकता है, 5 नंबर देके जाएगा मुफ्त के, आहा मजा ही आ गया। देखो, ऑन एन एवरेज डेटर आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज, डेटर कलेक्ट होने 45 डेज में। इन्वेंट्री हैव एन एवरेज होल्डिंग पीरियड 75, तो 75 हो गया फिनिश गुड्स का, ये हो गया डेटर का। क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड है 30 दिन। क्या यहां से कैश की साइकिल बता सकते हो? कैश की साइकिल हो गई 45 75 माइनस 30, है ना, कितना हो जाएगा सर? 45 75 माइनस में 30, ये हो गया 90 डेज, बिल्कुल ठीक। द फर्म स्पेंड टोटल 120 लाख एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट, पूरे साल में 120 लाख, तो मेरे को पूरे साल का तो चाहिए नहीं, मेरे को तो 90 डेज का चाहिए होता है। इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो 10% कमा लेगा, डाटा इतना ही है। सबसे पहले बोला कैश साइकिल निकालो, कैश साइकिल आपने निकाल दी 90, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। आगे बोला कैश टर्नओवर, क्या कैश टर्नओवर निकाल के दे सकते हो क्या? बिल्कुल आ जाएगा। देखो पहला आया 90, 90 का मतलब 3 महीने ले लो। सेम वैसे ही अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो कैश टर्नओवर कितना, ऊपर ले लो 12 महीने डिवाइड कर दो 3, नहीं क्या था ऊपर था 12 महीने, है ना, ऊपर 12 महीने, बिल्कुल सही। तो अपने को कैश टर्नओवर भी निकाला ना, ऊपर 12 महीने और नीचे आ जाएगा 3 महीने। ठीक है, ये आ गया 4 टाइम्स, क्योंकि ये टर्नओवर का मतलब सेल्स नहीं है, कैश टर्नओवर का मतलब कितने टाइम्स। जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो था वैसे कैश टर्नओवर रेशियो, ऊपर 12 महीने या 360 दिन या 365, इन्होंने 360 दे रखे हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा कुछ तो आप 365 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर 12 महीने, नीचे एक साइकिल है 3 महीने की या 90 दिन की, डिवाइड कर दोगे तो 4 टाइम्स आ गया। आगे देखो क्या बोला, अगले क्वेश्चन में बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट द पेमेंट एज दे बिकम ड्यू। मिनिमम कितना चाहिए? पूरे साल का 120 लाख है, मुझे तो सिर्फ 90 दिनों का चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो पूरे साल का 120 लाख है, सीधा सीधा 4 से डिवाइड कर दो, जो टर्नओवर है सीधा डिवाइड कर दो, या ऐसे बोल सकते हो पूरे साल का 120 लाख है 12 महीनों का, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कितने महीनों का चाहिए? 3 महीनों का चाहिए ना, 3 महीनों का, तो इससे भी डिवाइड कर दो। तो 120 को 4 से डिवाइड करोगे 30 लाख आएगा, अपने को 30 लाख आ गया। सही है क्या यहां तक? बिल्कुल सही, यहां तक सही है। अब लास्ट सुनो, सेविंग्स, आपकी कितनी सेविंग बढ़ जाएगी अगर एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को 30 दिन से कम कर दो, बाय रिड्यूसिंग लिखा है 30 डेज। अगर होल्डिंग पीरियड को 30 दिन से कम करा, अभी होल्डिंग पीरियड कितना है बेटा? अभी होल्डिंग पीरियड 75 है, तो 75 को यहां पर कम कर दो 30 दिन से, बाय 30 लिखा है, 230 नहीं लिखा, बाय 30, तो बाय 30 का मतलब 75 में 30 दिन कम कर दो, 45। अब ये 45 हो गया, अगर ये 45 हो गया तो 45 45 90, 90 में से 30 गए 60। अब जो कैश साइकिल है वो 60 दिन की हो जाएगी। अगर कैश साइकिल 60 दिन की हो गई तो टर्नओवर 6 आ गया। अब मुझे मिनिमम पैसा कम चाहिए होगा, क्यों? पूरे साल का पैसा 120 लाख है, ये 12 महीनों का है, अब तो मुझे सिर्फ 2 महीनों का पैसा चाहिए, मतलब मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। पहले मेरे को कितने रुपए चाहिए थे बेटा? पहले मुझे चाहिए थे 30 लाख, अब मुझे चाहिए 20 लाख, तो 10 लाख बच गए ना, और इस 10 लाख पे मैं 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कमा लूंगा, 1 लाख रुपए। सही है क्या? अरे बढ़िया बेटा बढ़िया, खत्म हो गया, बस इतना सही है। ठीक है, समझ आया अच्छे से? इसी के साथ सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कैश मैनेजमेंट के यहीं पर खत्म हो गए हैं। ठीक है, डेटर का लास्ट मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन वो भी अभी कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, इसके बाद अलग से करा दूंगा आपको। एक बार मॉडल टेस्ट पेपर जरूर देख लेंगे। आओ बेटा, तो एक बार मॉडल टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज ये रहे, एक बार इनको देख लेते हैं कि इसमें कैश का कैसा क्वेश्चन आया, अगर कोई आया भी है तो। आओ देख लेते हैं।
पहला डेटर हो गया, हटाओ। डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग, रेशो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार देख लेते ना कैश मैनेजमेंट पे कोई क्वेश्चन है क्या। ये वर्किंग कैपिटल पे किसका क्वेश्चन है, ये तो छोड़ दो, हटाओ। डिविडेंड, रेशियोस, कैपिटल बजटिंग, लीवरेज, डिविडेंड, फिर से डिविडेंड। डिविडेंड के बड़े सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, ये डेटर मैनेजमेंट हो चुका है। डिविडेंड, ठीक है। मेरे ख्याल से है नहीं इसमें क्वेश्चन, बट एक बार फिर भी मैं पूरा देख लेता हूँ नीचे तक, ताकि अपना दिमाग क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ठीक है। अब जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ईबीआईटी, ईपीएस हो चुका है, हटाओ। लीवरेज, कैपिटल बजटिंग, डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जोमो लिमिटेड के ऊपर सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, बहुत आज ही मैंने क्लास में कराया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर उसमें पूछा है इन्होंने, हर उसमें। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ये कौन सा क्वेश्चन है। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, छोड़ दो। कैश बजट आया नहीं है, मतलब इसका मतलब है मॉडल टेस्ट पेपर में नहीं आया, मतलब आगे वाले किसी ना किसी पेपर में कंफर्म पूछा जाएगा ये, ठीक है। हर 3-4 अटेम्प्ट में पूछ लिया ही जाता है वैसे वो, ठीक है। नहीं है भाई, मॉडल टेस्ट पेपर में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। अपन ने इसके सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन कर लिए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो को देख करके लाइक करना, सब बच्चों के साथ शेयर करना, और जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मजा आया या नहीं आया। कोई भी डाउट है जरूर पूछना, नंबर आपकी स्क्रीन के आगे आ ही रहा है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। डेटर मैनेजमेंट के ऊपर 1-2 क्वेश्चन है अच्छे, मैं उस पर अलग से वीडियो बना के जरूर डालूंगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।